तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। बीएड थर्ड सेम एमजी केवीपी वाराणसी वालों के लिए क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है। आपका चौथा पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन की ये क्लास है। इंक्लूसिव एजुकेशन की ये क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों यूनिट 4 का ये पढ़ रहे हैं। यूनिट 4 के ए के पहले क्लास में हम लोगों ने मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में हमने पढ़ा था। और आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट पॉलिसीज विच हिंडर इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसी मूल्यांकन नीतियाँ या ऐसी आकलन नीतियाँ जो समावेशी शिक्षा में बाधा डालते हैं। हम देखेंगे आज के इस क्लास में कि ऐसे कौन कौन से असेसमेंट्स के तरीके हैं या ऐसे कौन कौन से असेसमेंट पॉलिसी हैं जो समावेशी शिक्षा में या समावेशी क्लासरूम में रेजिस्टेंस उत्पन्न करती हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। ये चीज़ हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल से संबंधित पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, समझिए, समावेशी शिक्षा हम किसे कहते हैं? आगे तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा वो है जहाँ एक ही विद्यालय के अंदर नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं और उन्हीं के साथ डिसेबल्ड बच्चे भी पढ़ते हैं। तो जो रेगुलर टीचर होता है, जो सामान्य शिक्षक होता है, वो नॉर्मल बच्चों को भी और डिसेबल बच्चों को भी एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाए। ये क्या होता है? चैलेंजेबल टास्क होता है टीचर के पास। तो ऐसे में अगर वो स्पेसिफिक असेसमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है क्लासरूम में, वो जनरल जो असेसमेंट पॉलिसी हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि वो रेगुलर टीचर है। तो ऐसी स्थिति में क्लास में क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, यानी कि ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं इनको पढ़ने में दिक्कत होता है, इनके पढ़ने लायक वातावरण नहीं बन पाता है, क्योंकि जो टीचर होता है वो नॉर्मल असेसमेंट पॉलिसीज ही क्लास में इम्प्लीमेंट करता है, जिसके वजह से नॉर्मल वाले तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको हर चीज़ समझ आ जाती है और उनका अधिगम गति मैनेज हो जाता है। लेकिन ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं इनके अनुकूल शिक्षण नहीं हो पाता, इनके अनुकूल शिक्षण अधिगम का एनवायरनमेंट क्लास में नहीं बन पाता है। ये चीज़ हम समझ गए। आगे देखिए, क्लास समावेशी शिक्षा में कब बाधा आएगी, कैसे असेसमेंट पॉलिसी होगी तो बाधा आएगी? टीम ऑफ प्रोफेशनल्स की कमी। जो विद्यालय है, जो स्कूल है, अगर उस विद्यालय में प्रोफेशनल्स टीचर का टीम नहीं है, टीम की कमी है कि वहाँ सिर्फ क्या है? रेगुलर टीचर ही हैं, बस सामान्य शिक्षक ही हैं, स्पेशल टीचर वहाँ पे नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होगा? अगर स्पेशल टीचर नहीं हैं तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी कमियों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों के हिसाब से करिकुलम तैयार नहीं हो पाएगा। और जब उनकी रुचि आवश्यकता के अनुसार करिकुलम तैयार नहीं होगा तो ऐसे बच्चों को क्या होगा? दिक्कत पढ़ने में होगी। तो एक तो असेसमेंट पॉलिसी ये होती है कि रेगुलर टीचर अपने लेवल पे असेसमेंट के एवोल्यूशन के टेक्निक्स को अप्लाई करता है क्लास में, जिसके कारण क्या होता है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनका जो अधिगम की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा आपका है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ये को इम्प्लीमेंट न करना या इसे डेवलप न कर पाना। देखिए, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है आपका। IEP का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को जो शिक्षक होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है,
तो समावेशी शिक्षा में बाधा आती है या इसे डेवलप नहीं करता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या है कि क्लासरूम है, इसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, कुछ नॉर्मल बच्चे होंगे, कुछ डिसेबल्ड बच्चे होंगे। तो सबकी जो क्षमता है, रुचि है, आवश्यकता है, अधिगम शैली है, अलग अलग होगी। तो ऐसे में अगर हम एक ही टीचिंग मेथड से, एक ही मतलब समान प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से क्लास में नहीं पढ़ा सकते। ऐसे में हमें क्या करना होगा, पहले तो पर्सनल लेवल पे हर लर्नर को असेस करना होगा, और पर्सनल लेवल पे हर लर्नर को असेस करने के बाद उनके लिए अलग से इंडिविजुअल प्लान बनाना होगा, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड तैयार करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एक्टिविटीज तैयार करना पड़ेगा कि इस बच्चे को हम इस मेथड से पढ़ाएंगे, इस बच्चे को हम इस मेथड से पढ़ाएंगे। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे क्लास में सभी बच्चों की रुचि, आवश्यकता, इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हीं के हिसाब से हर बच्चे के लिए अलग अलग कुछ न कुछ तैयार करके रखेंगे, और उनके जो हमने अलग तैयार करके रखा है इंडिविजुअल प्लान, उसी के अनुसार उनको हम क्लास में पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो ये होता है पहला कमी, तो ये हो जाती है कि टीम ऑफ प्रोफेशनल्स की कमी होती है, जिसके कारण समावेशी शिक्षा में बाधा आती है। दूसरा कि आईईपी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है क्लासरूम में, तो उसका परिणाम होता है कि समावेशी शिक्षा में बाधा आ जाती है। आईईपी क्या है, इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं करते हैं टीचर, एक साथ सभी बच्चों को असेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखिए आईईपी डेवलप करने के लिए प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता है, यानी कि प्रोफेशनल होनी चाहिए टीम, क्योंकि आईईपी जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, जो उसको डेवलप करने के लिए जो टीचर है उसको ये सारी जानकारी होना चाहिए कि आईईपी डेवलप करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जिन टेस्ट के माध्यम से हम पर्सनल लेवल पे हर लर्नर की आवश्यकता को पहचान सकते हैं, हर लर्नर की जो योग्यता है उसको पहचान सकते हैं, और उसकी योग्यता आवश्यकता के अनुरूप उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हम तैयार कर सकते हैं। तो जो आईईपी डेवलप करने के लिए जो टेस्ट हम प्रयोग में लाते हैं लर्नर के नेचर को चेक करने के लिए, तो वो टेस्ट ये होते हैं: एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, साइको एजुकेशनल असेसमेंट में बच्चे का कॉग्निटिव, एकेडमिक, बिहेवियरल स्किल्स का पता चलता है। इसके बाद न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसको हम NEPSY सेकेंड भी बोलते हैं, इसमें बच्चे का जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करता है, उसके ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, इसका रिपोर्ट हम तैयार करते हैं कि वो मानसिक स्तर पर उसकी स्थिति क्या है। स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट भी करते हैं कि बच्चा स्पीच एंड भाषा में उसकी कितनी पकड़ है। तो देखिए यहाँ पे टीम ऑफ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। अगर हमें इंडिविजुअल लेवल पे हर लर्नर को असेस करना है, असेसमेंट उसका करना है, तो टीम ऑफ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो रेगुलर शिक्षक होता है, जो रेगुलर टीचर होता है, उसको नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने के लिए तो अच्छे प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन स्पेशल टीचर जो होता है उसको स्पेशली रूप से डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे जो डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर स्पेशल टीचर हैं और रेगुलर टीचर हैं, दोनों को टीम बना के काम करना होगा, और जब दोनों टीम बना के काम करेंगे तभी जाके समावेशी शिक्षा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगा। तो जो असेसमेंट है, जो असेसमेंट रेगुलर टीचर या फिर स्पेशल टीचर अपने लेवल पे करते हैं, तो वो टीम बना के असेसमेंट करें, और जब वो टीम बना के असेसमेंट करेंगे तो अगर वहाँ पे स्पेशल टीचर है तो उनको इन टेस्ट के बारे में अच्छे से पता होगा, इन टेस्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है, और इस टेस्ट का क्या पैटर्न होता है, क्या प्रोसीजर होता है, स्पेशल टीचर को अच्छे से पता होगा। तो लर्नर को इंडिविजुअल लेवल पे असेसमेंट करने के लिए एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, साइको एजुकेशनल असेसमेंट, न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, स्पीच लैंग्वेज असेसमेंट। ये सारे टेस्ट के माध्यम से हम लर्नर को इंडिविजुअल लेवल पे हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। एक एक हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं ताकि
हमको नॉलेज हो जाए, कल को यदि हम समावेशी क्लासरूम में पढ़ाने जाएं तो हमको कुछ आना चाहिए ताकि हम ये चीज़ें अप्लाई कर पाएँ। तो देखिए पहला क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट को जो देने वाले हैं वो वुड कुक हैं, जॉनसन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट भी इसको बोला जाता है। और एक सेकेंड, हाँ देखिए शुरू से देखिए, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट जो है तो इसमें इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कई मॉडल विकसित किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें कि वुड कुक का एक मॉडल है जॉनसन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट, और दूसरा वेस्लर का इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट मॉडल है, और तीसरा है आपका कॉफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट मॉडल है। तो ये 3 टेस्ट के मॉडल देख सकते हैं आप, जो एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट लेना है अगर लर्नर का हमें, तो इन 3 टेस्ट मॉडलों को हम अप्लाई करके लर्नर का आउटकम्स चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको पता होगा कि आईक्यू चेक किया जाता है, बच्चे का क्या आईक्यू लेवल है। तो इसके लिए भी कई मॉडल विकसित किए गए हैं, मतलब कई परीक्षा तैयार किए गए हैं। जो आप देख सकते हैं स्टैनफोर्ड के द्वारा बीने इंटेलिजेंस स्किल्स टेस्ट है आपका, वेस्लर का इंटेलिजेंस स्किल्स फॉर चिल्ड्रन टेस्ट है आपका, रेनॉल्ड इंटेलेक्चुअल असेसमेंट स्किल्स का मॉडल है जिसको हम RIAS बोलते हैं। तो अगर हमें IQ टेस्ट करना है, इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, तो इन 3 टेस्ट मॉडलों के तहत हम किसी भी लर्नर का इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट। अगर हमें किसी बच्चे का वाक क्षमता देखना है कि वो बोलता कैसा है और उसकी भाषा पे कितनी पकड़ है, तो उसके लिए जो टेस्ट हमें अप्लाई करना होगा लर्नर पे, उस टेस्ट का नाम है क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज फंडामेंटल्स, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं CELF5। तो इस टेस्ट के द्वारा हम किसी भी बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि देखिए इन सभी टेस्टों को यदि हमें अप्लाई करना है तो इसके लिए रेगुलर टीचर और स्पेशल टीचर को टीम बना के काम करना होगा, तभी जाके इन टेस्टों को सही तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। और जब हम सही तरीके से इनको अप्लाई करेंगे तभी हमें लर्नर का सही आउटकम्स भी मिलेगा। तो जो रेगुलर टीचर है अगर वो अकेले ही इन टेस्ट को अप्लाई करने लगता है क्लास में विदाउट स्पेशल टीचर के मदद के, तो क्या होगा कि वो सही से टेस्ट को अप्लाई नहीं करेगा लर्नर के ऊपर, और जब वो सही से टेस्ट को अप्लाई नहीं करेगा लर्नर के ऊपर तो उसका आउटकम्स भी, यानी जो आउटपुट आएगा वो भी गलत आएगा। और जब गलत आउटपुट आएगा तो उसी गलत आउटपुट के अनुसार हम करिकुलम तैयार कर देंगे, उसी गलत आउटपुट के अनुसार हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान लर्नर के लिए तैयार करेंगे। तो क्या होगा कि जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हम यहाँ पे इंडिविजुअल लर्नर के लिए तैयार कर रहे हैं वो गलत है। और जब गलत हमने प्लान ही तैयार किया है तो बच्चे की जो अधिगम व्यवस्था है, जो अधिगम प्रक्रिया है और बिगड़ जाएगी, तो समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा में यदि असेसमेंट करना है हमें तो रेगुलर प्लस स्पेशल टीचर की प्रोफेशनल्स टीम होनी चाहिए ये चीज़, और उन्हें हर प्रकार के टेस्ट की जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसे इंडिविजुअल लेवल पे हर लर्नर का असेसमेंट कर सकते हैं। तो यही चीज़ देखिए आगे यहाँ लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। इन सभी टेस्ट को लर्नर पर अप्लाई करने के लिए जो स्पेशल टीचर होंगे वो एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि देखिए रेगुलर टीचर इतना एक्सपर्ट जो रेगुलर टीचर हैं उनको इतना एक्सपर्टीज इन चीज़ों में हासिल नहीं होगी कि वो इंडिविजुअल लेवल पर हर एक टेस्ट को सही से अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे स्पेशल टीचर की आवश्यकता होगी, और स्पेशल टीचर कैसे, जो एक्सपर्ट हैं उनको सही प्रकार का प्रशिक्षण मिला है, योग्य हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से भी डिग्री वगैरह लेके घुस गए हैं, उनको कुछ आता जाता है नहीं, तो ऐसे नहीं, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने गलत डायग्नोस कर लिया, उन्होंने टेस्ट को गलत तरीके से लर्नर के ऊपर अप्लाई किया, तो अगर गलत तरीके से वो लर्नर के ऊपर टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो गलत आउटकम्स भी निकलेगा, गलत आउटपुट भी हमें मिलेगा। और जब गलत डेटा हमें प्राप्त होगा तो मतलब सही बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, हम सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। जब गलत बीमारी हम पकड़ेंगे
तो फिर किसी बच्चे को बुखार है और उसको हम पेट दर्द की दवाई दे देंगे, हमने पकड़ ही नहीं पाया कि उस बच्चे की बीमारी बुखार है, तो पेट दर्द की दवाई देंगे तो क्या बच्चा ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, बल्कि और बीमार पड़ जाएगा, उसको रिएक्शंस होने लगेंगे क्योंकि हमने उसको गलत दवा दे दी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्पेशल टीचर होगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि वो टेस्ट को सही से अप्लाई कर सके, और सही से अप्लाई करेगा तो जो लर्नर का डेटा है वो भी हमें सही मिलेगा, और जब सही डेटा मिलेगा तो सही डेटा के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल लेवल पर उसके लिए एजुकेशन प्लान तैयार करके उसकी जो लर्निंग की प्रक्रिया है उसको हम लोग कंटिन्यू करवा सकेंगे। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इन टेस्ट को लर्नर पर अप्लाई करने के लिए जो स्पेशल टीचर होंगे वो एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने गलत डायग्नोस कर लिया तो उन बच्चों की पढ़ाई भी गलत तरीके से चलेगी, जो समावेशी शिक्षा में बाधा डालेगी। जिस प्रकार एक बच्चे को बुखार है और वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर क्या है, एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको पता नहीं चल पाता है कि इस बच्चे को बुखार है और उसको वो पेट दर्द की दवा दे देता है, और बच्चा क्या करता है कि पेट दर्द की दवा खा भी लेता है, तो बच्चा और बीमार पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम लर्नर का सही असेसमेंट नहीं करेंगे, सही डेटा उसका इकट्ठा हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जो हम प्लान तैयार करेंगे वो प्लान उसको हार्म पहुंचाएगा, उसको हानि पहुंचाएगा, उसकी जो अधिगम है वो बहुत ही ज़्यादा बाधित हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, ये सारे असेसमेंट स्पेशल चाइल्ड के लिए डेवलप किए गए हैं, जो मैंने आपको प्रकार बताया, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, लैंग्वेज स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, और इसके बाद आपका साइको एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट। तो ये सारे स्पेशल चाइल्ड के लिए डेवलप किए गए हैं ताकि उनको हम सही से डायग्नोस करके उनका जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जो स्पेसिफिक उनकी आवश्यकताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनके हिसाब से इंडिविजुअल लेवल पर उनके लिए हम एकदम परफेक्ट प्लान, एजुकेशन प्लान तैयार कर उनको अधिगम करा सकें। इनका प्रयोग स्पेशल एरिया के अंदर आने वाले बच्चों पे ही करना चाहिए, नॉर्मल बच्चों पे इन सभी टेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना उनकी अधिगम बाधित हो जाएगी। उनको इतना पर्सनल लेवल पे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, उनको हम सामान्य तरीके से जो असेसमेंट की पॉलिसीज हैं, इकाई टेस्ट, लेसन टेस्ट, इन सभी के माध्यम से अभी हम उनको असेस कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में बाधा आ सकती है, अगर हम स्पेशल एरिया को छोड़ के नॉर्मल एरिया पे इन सभी टेस्ट को अप्लाई करने लेंगे तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ भी क्या होगी, रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि उनके लिए इतना मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको नॉर्मल लेवल पे जो हम असेसमेंट टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं वो उनके लिए सही होती हैं। इसके बाद देखिए, मेजर पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन असेसमेंट। अब देख लीजिए, एक टीचर जो क्लास में असेसमेंट कर रहा है इन ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण के दौरान वो जब असेसमेंट कर रहा है तो उनको शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान एकदम ठीक तरीके से रखना है। अगर वो शिक्षण के दौरान असेसमेंट करते समय अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है तो उसको लर्नर का गलत डेटा प्राप्त होगा, और उसको जब लर्नर का गलत डेटा प्राप्त होगा तो वो जो उसके लिए एजुकेशन में मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा होगा वो भी कहीं ना कहीं वो गलत करेगा। तो सारी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो होच पोच हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वो मतलब एक क्रम में नहीं होगी और वो व्यवस्थित नहीं होगी। ये चीज़ समझिए, अब अकॉर्डिंग टू बच्चों के अनुसार वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक को नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, किसी भी बच्चे के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति नहीं रखना है, चाहे फिर वो डिसेबल्ड बच्चा हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, उसको सबको समान दृष्टि से देखना है और सभी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रखना है। और क्योंकि अगर जो टीचर है वो नेगेटिव एटीट्यूड रखता है तो वो इक्वल कह सकते हैं, इक्वल असेसमेंट नहीं कर पाएगा, निष्पक्ष आकलन नहीं कर पाएगा। हिंदी शब्द यहाँ पे उचित है मेरे लिए, तो निष्पक्ष आकलन नहीं कर पाएगा। वो अगर नेगेटिव एटीट्यूड रखता है तो कहीं ना कहीं वो डिसेबल्ड बच्चे को ध्यान नहीं दे पाएगा सही से, उनका असेसमेंट केयरफुल तरीके से नहीं करेगा, नॉर्मल वालों का ही करेगा। तो नेगेटिव एटीट्यूड उसको नहीं रखना है।
वेलकमिंग नेचर उसका होना चाहिए। अगर टीचर वेलकमिंग नेचर नहीं है तो वो असेसमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। वेलकमिंग का मतलब क्या है, उसको कक्षा में हर बच्चे का स्वागत करना है, चाहे फिर वो डिसेबल्ड हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे किसी भी प्रकार की विशिष्टता किसी बच्चे के अंदर हो, उसको सभी का वेलकम करना है और वेलकमिंग नेचर उसका होना चाहिए, तभी उसकी असेसमेंट भी निष्पक्ष कहलाएगी। उसके बाद क्या है, उसको कंपैरिजन नहीं करना है, किसी बच्चे को अदर बच्चे के साथ कंपैरिजन करना नहीं है क्लास में। तू तो गधा है, तू तो नालायक है, तेरे से अच्छा तो रवि है, तुझसे अच्छा तो ममता लिख लेती है, तू डूब मर, तू क्यों आता है, तुझे तो डंडे पड़ेंगे, ये सारी गलत चीज़ें। उसको कंपैरिजन नहीं करना है किसी अन्य स्टूडेंट के साथ या फिर नेगेटिव कीवर्ड के साथ। नेगेटिव कीवर्ड क्या है कि कोई भी क्लासरूम में बच्चा है तो आप उसको नेगेटिव कीवर्ड के साथ वो कंपैरिजन नहीं करेंगे। गधा बे तुझे देख के शर्मा जाए, तुझसे ज़्यादा तेज तो बैलगाड़ी चलता है, तुझसे अच्छा तो गधा हंसता है, तुझसे अच्छा तो बकरी बोलती है। तो इस प्रकार से नेगेटिव कीवर्ड के साथ आप किसी भी बच्चे का कंपैरिजन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप उसका सही असेसमेंट नहीं कर पाएंगे और उसको सही से आप नहीं पढ़ा पाएंगे। कंपैरिजन विथ नॉर्मल चाइल्ड भी आपको नहीं करना है कि जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको आप नॉर्मल बच्चे से कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे फिर नॉर्मल बच्चे को आप डिसेबल्ड बच्चे से कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सही असेसमेंट नहीं कर रहे हैं और ऐसा असेसमेंट आपके क्लासरूम में क्या करेगा, बाधा डालेगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। आगे क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। अगर विद्यालय में सही प्रकार के रिसोर्सेज नहीं है, जो विजन प्रॉब्लम बच्चा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, किसी भी प्रकार का कोई विशिष्टता वाला बच्चा है और उसके हिसाब से रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है इन द स्कूल, तो फिर क्या होगा कि समावेशी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। तो उसको जो रिसोर्सेस हैं नॉर्मल बच्चों की, डिसेबल्ड बच्चों की, जो फैसिलिटीज उनको मिलनी है वो बराबर मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। ये चीज़ आप समझिए। करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। जो टीचर करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी को आप इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान से जोड़ के देख सकते हैं कि करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि जैसे हमने कोई करिकुलम एक बार तैयार कर लिया तो उसमें हमें समय समय पर मॉडिफिकेशन करना है, उसमें करेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू लर्नर के अनुसार, मतलब कि लर्नर के अनुसार। अगर लर्नर में कुछ विशिष्टता है तो जो हमने करिकुलम तैयार किया है उसमें हम तुरंत उसमें बदलाव करेंगे और उसके हिसाब से उसको हम टास्क देंगे, उसके हिसाब से उसको हम उसका टेस्ट लेंगे। जो भी चीज़ है यानी उसके क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ होनी चाहिए। करिकुलम में हमें फ्लेक्सिबल नेचर रखना है। इंडिविजुअल फिर इसके बाद क्या है देख सकते हैं आप, इंडिविजुअल एबिलिटीज़ एंड प्रोग्रेस के आधार पर ही असेसमेंट करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, वही चीज़ है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को आपको ज़्यादा महत्व देना है क्लासरूम में, ये चीज़ आप समझिए। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं और हम किसी भी बच्चे का कंपैरिजन किसी उसके पीयर्स के साथ या उसके ग्रुप के अदर बच्चों के साथ, हम किसी के साथ कंपैरिजन वाला मामला यहाँ पे नहीं होता है। तो जो समावेशी कक्षा है यहाँ पे हमें CRT वाला ये टेस्ट को अप्लाई करना चाहिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। CWSN क्या है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। हमें ध्यान रखना है कि जो बच्चे की स्पेशल नीड्स है उसके हिसाब से हर चीज़ हो, करिकुलम हो, असेसमेंट हो, तमाम चीज़। करिकुलम आप बोल दे रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जा रही हैं। करिकुलम मतलब विद्यालय से संबंधित संपूर्ण गतिविधियाँ, चाहे फिर विद्यालय के अंदर हो चाहे विद्यालय के बाहर हो। रेगुलर बेसिस पे इन्हें असेस करना है। जो ऐसे बच्चे हैं अलग अलग विशिष्टता वाले, उनको हमें रेगुलर बेस पे असेस करना है। अलग अलग उपकरणों के माध्यम से करना है। कभी हम उनका मोरल टेस्ट ले लिए, कभी रिटेन टेस्ट ले लिए, कभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करा दिए। तो ये नॉर्मल प्लस क्या बोलते हैं स्पेशल बच्चे, दोनों पे हम रेगुलर बेसिस पे असेस हमें सबको करना होता है। ये चीज़ आप जानिए समावेशी क्लासरूम में, ठीक। एक्स्ट्रा टाइम हमें देना है। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं हर चीज़ में उनको कोई भी टास्क हम दे रहे हैं तो नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा उनके आवश्यकता और उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार हम थोड़ा उनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे।
उनको स्पेलिंग डिस्काउंट देंगे कि वो चीज़ कोई भी फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं या फिर कोई टेस्ट दे रहे हैं रिटन फॉर्म में, तो वहाँ पे यदि लर्नर स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो वो चीज़ उसको हम वहाँ पे डिस्काउंट देंगे, उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देंगे और उसको हम बराबर मार्क्स देंगे। हाँ, उसका स्पेलिंग हम सुधारेंगे ज़रूर, लेकिन उसके मार्क्स कट नहीं करेंगे ताकि वो बाकी बच्चों के बराबर में आ सके। एकेडमिक प्लस को करिकुलम एक्टिविटीज़ हम डिसेबल्ड बच्चे को कराते रहेंगे, जैसे संगीत, डांसिंग, ये सब कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे उसको कोई विशिष्टता हो। तो मतलब जिस प्रकार की विशिष्टता जिस बच्चे को है, तो वो किसी न किसी एरिया में प्लस में होगा, कोई ना कोई उसका अंग बहुत अच्छा होगा, तो उस अंग से संबंधित उसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि उनका जो डिग्निटी है वो मेंटेन होता है, उनका जो सोच है वो सकारात्मक होगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम मतलब किसी से कमज़ोर हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन को यदि हमें बढ़ावा देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें सफल बनाना है, तो जो आकलन नीतियाँ होनी चाहिए वो आकलन नीतियाँ निष्पक्ष होनी चाहिए। वो आकलन नीतियाँ जो मैंने अभी कुछ पॉइंट बताए वो पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। उन पॉइंट को टीचर को ध्यान रखना है पढ़ाते समय। और उसके अलावा जो समावेशी स्कूल है वहाँ पे टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होने चाहिए, और टीम ऑफ प्रोफेशनल्स को आईईपी की बेहतर जानकारी होनी चाहिए। जो स्पेशल टीचर हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि वो डिसेबल्ड बच्चे का इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बना सके और उन्हें इन सारे टेस्टों के बारे में एक्सपर्टीज हासिल हो, जैसे एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, साइको एजुकेशनल असेसमेंट, न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट। और जो मॉडल हैं ये सब टेस्ट को अप्लाई करने के जो टेस्ट इन सभी टेस्टों को अप्लाई करने के लिए जो टेस्ट तैयार किए गए हैं, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट में लेना है तो मॉडल आपका जॉनसन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट है, वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट है, कॉफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट है। तो इन टेस्टों की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो स्पेशल टीचर होगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही आगे भी आपको एजुकेशन से जुड़े कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और प्रैक्टिकल जैसे ही आपका होता है तो उस समय यदि आप हमारे टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, हिंदी या हिस्ट्री से, हिंदी या हिस्ट्री दो में से कोई एक सब्जेक्ट आपका है, तो इन दोनों सब्जेक्ट का जो भी आपको प्रैक्टिकल पीडीएफ चाहिए होगा वो हम आपको बिल्कुल अच्छे से अवेलेबल यहाँ से करा देंगे। इतना हेल्प हम आपके लिए कर रहे हैं।